So let's start with a new chapter today, and the name of this chapter is Departmental Accounts. ठीक है, अभी ये चैप्टर में है क्या, जरा हम लोग ध्यान से देखते हैं। सपोज समझते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने ना मेरा दो बिजनेस चला रहा हूं मैं, ये 2 फ्लोर है, उसमें मैं 2 बिजनेस चला रहा हूँ। एक मैं चला रहा हूँ फर्स्ट फ्लोर एंड एक मैं चला रहा हूँ ग्राउंड फ्लोर पे। देयर आर 2 डिफरेंट बिजनेसेस, दोनों का ओनर मैं ही हूँ। ठीक है, डिपार्टमेंटल अकाउंट मतलब क्या होता है, मेरे बिजनेस में ना अलग अलग डिपार्टमेंट रहता है और मैं हर एक डिपार्टमेंट में देखना चाहता हूँ कि ये डिपार्टमेंट में मेरे को फायदा हो रहा है कि मेरे को नुकसान हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि जो ग्राउंड फ्लोर है यहाँ पर मैं चला रहा हूँ कपड़े का बिजनेस, एंड ये जो फर्स्ट फ्लोर है यहाँ पर मैं चला रहा हूँ शू का बिजनेस। मतलब ग्राउंड फ्लोर में मैं कपड़ा बना बना के बेच रहा हूँ एंड फर्स्ट फ्लोर में मैं शू बना बना के बेच रहा हूँ। दोनों का ओनर कौन है? दोनों का ओनर मैं ही हूँ। ठीक है, लेकिन मेरे को ये आइडेंटिफाई करना है कि मेरा कौन सा बिजनेस में मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है या अगर मैं कितना लॉस कर रहा हूँ तो कितना लॉस कर रहा हूँ। तो इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई मैं क्या करता हूँ, दोनों का अलग अलग ट्रेडिंग अकाउंट एंड अलग अलग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता हूँ, ताकि मुझे पता चले कि मेरा फैक्ट्री में शू बनाने में मुझे फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, वैसे कपड़ा बनाने में मुझे फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। तो अगर तुम लोग ने फाइनल अकाउंट्स किया हुआ है, ठीक है, फाइनल अकाउंट का तुमको थोड़ा बहुत इधर उधर जानकारी है, जाना पहचाना सा चैप्टर है, तो ये चैप्टर तुम्हारे लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। इट इज वेरी इजी। ये चैप्टर में खाली क्या बातों का तुमको ध्यान रखना है वो मैं तुमको समझाता हूँ। से फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको बोलता हूँ कि शू खरीदने के लिए मैंने कोई मटेरियल परचेज किया, ठीक है, तो ये किसका खर्चा रहेगा? ये शू का खर्चा रहेगा। अगर मैं तुमको बोल रहा हूँ कि कपड़ा बनाने के लिए मैंने कोई मटेरियल परचेज किया, तो ये किसका खर्चा रहेगा? कपड़े का खर्चा रहेगा। ठीक है, ये तुम इजीली एलोकेट कर सकते हैं कि शू के लिए अगर मैं लेस ले रहा हूँ, ठीक है, शू में लेस बांधने का रहता है ना, लेस ले रहा हूँ तो शू का एक्सपेंस हो गया, तो शू का इसमें मैं दिखाऊंगा कि मेरा शू का खर्चा है। अगर मैं कपड़ा बनाने के लिए कापूस ले रहा हूँ, कॉटन ले रहा हूँ, तो मैं बता दूंगा कि कपड़ा बनाने का खर्चा है। ठीक है, तो ये एक्सपेंसेस में इजीली एलोकेट कर सकता हूँ, लेकिन कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जिसको एलोकेट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुमको बोलता हूँ कि दोनों फ्लोर का जो रेंट है वो मैं भर रहा हूँ 50,000 रुपया, ठीक है, मैं बोलूंगा कि फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर दोनों का रेंट में एक साथ भर रहा हूँ 50,000, तो मेरे को कोई तो एक बेस ढूंढना पड़ेगा जिसमें मैं बता सकता हूँ कि हाँ भाई शू बनाने के लिए ना इतना रेंट में एलोकेट कर सकता हूँ एंड कपड़ा बनाने के लिए इतना रेंट एलोकेट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि दोनों एरिया सेम है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ऊपर का रेंट है 25,000, नीचे का रेंट है 25,000। समझ में आया तुमको मैं क्या बोल रहा हूँ? एक सम चालू करेगा ना तो तुमको एकदम क्लियरली मालूम पड़ेगा, लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। मतलब इस टॉपिक में तुमको करना क्या होगा, तुमको एक सम दिया जाएगा, उसमें तुमको बताया जाएगा कि डिपार्टमेंट्स है कुछ, और फिर तुमको कुछ खर्चे दिए जाएंगे, तुमको वो खर्चा है ना उनमें बांटना है। अभी कुछ खर्चा तुम बांट सकता है लेकिन कुछ खर्चा तुम बांट नहीं पाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुमको बोलूँ कि ये जो शू बनाने के लिए ना मैंने यहाँ पर एक मैनेजर रखा हुआ है जो ये शू बनाने का देख रेख करता है, तो ये जो मैनेजर है इसका जो सैलरी रहेगा वो सैलरी किस में जाएगा? शू बनाने के एक्सपेंस में जाएगा कि कपड़े बनाने के एक्सपेंस में जाएगा? बोलो बोलो बोलो, किस में जाना चाहिए तुम्हारे किस हिसाब से? बेंच में। शू के इसमें। सिमिलरली अगर मैं बोलता हूँ कि एक मैनेजर मैंने रखा है जो है ना कपड़ा बनाने का बिजनेस देखता है, ठीक है, तो कपड़ा बनाने का देख रेख करने के लिए रखा है, तो इसका सैलरी, ब्लू वाले का सैलरी किसका खर्चे में जाएगा? शू वाले डिपार्टमेंट के खर्चे में जाएगा कि क्लॉथ वाले डिपार्टमेंट के खर्चे में जाएगा? क्लॉथ वाले। यहाँ पर तुमको समझा, अभी मैं तुमको बोलता हूँ मैंने एक तीसरा इंसान को भी रखा है, सपोज मैं इसको नाम देता हूँ जनरल मैनेजर, तीसरा इंसान को भी रखा है, ये क्या करता है? ये दोनों का देख रेख करता है, शू का भी देख रेख करता है, क्लॉथ में बन रहा है कि नहीं वो भी देखता है। इसके साथ हमारा एक दूसरा ब्रांच भी है अलग जगह पर, किधर वाराणसी में अपना ब्रांच है, उधर भी जाके चेक करते हैं। तो अगर मैं ये जनरल मैनेजर को सैलरी दे रहा हूँ, तो ये जनरल मैनेजर का सैलरी क्या मैं इजीली शू एंड क्लॉथ में एलोकेट कर सकता हूँ क्या? हाँ या ना में जवाब। क्या मैं कर सकता हूँ? नहीं नहीं, मैं बता ही नहीं पाऊंगा कि भाई शू बनाने के लिए मैनेजर ने कितना कंट्रीब्यूट किया एंड कपड़ा बनाने के लिए मैनेजर ने कितना कंट्रीब्यूट किया। तो ऐसा देयर विल बी सर्टेन एक्सपेंसेस जिसको तुम इजीली एलोकेट नहीं कर पाएगा।
तो डिपार्टमेंटल अकाउंट में ना इतना ही है, बहुत इजी है। जैसे तुमको वहां ग्रॉस प्रॉफिट मिलता था, इधर भी तुमको ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। जैसे फाइनल अकाउंट में तुमको नेट प्रॉफिट मिलता था, इधर भी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी है, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, वो डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पर तुमको क्या मिलेगा, एक एक डिपार्टमेंट का हिसाब मिलेगा। हो सकता है कंपनी में 2 डिपार्टमेंट है, हो सकता है कंपनी में 3 डिपार्टमेंट है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं गोदरेज कंपनी का बात करूँ, तो गोदरेज कंपनी क्या क्या बनाता है, कोई बता सकता है? कबर्ड बनाता है, फिर लॉक्स लॉक्स, बनाता है, और सोप। सोप बनाता है। तो देखो अलग अलग डिपार्टमेंट है। तो जब हम अलग अलग डिपार्टमेंट का हिसाब लगाते हैं तो हमको पता चलता है कि बाबा कौन सा डिपार्टमेंट मेरा अच्छा कमा रहा है एंड कौन सा डिपार्टमेंट मेरा उतना खास नहीं कमा रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं टॉप रैंकर एकेडमी का बात करूँ, तो टॉप रैंकर एकेडमी में अगर मैं बोलूँ कि स्कूल सेक्शन है, फिर मैं अगर तुमको बोलूँ स्कूल सेक्शन है, कॉलेज सेक्शन है, फिर उसके बाद मैं तुमको बोलूँ अगर प्रोफेशनल एग्जाम का सेक्शन है, फिर उसके बाद कुछ और है, सपोज आईसीएसई बोर्ड भी हम पढ़ाते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, तो देखो ये अलग अलग सेक्शन है, मतलब ये अलग अलग डिपार्टमेंट है। तो अभी अगर मैं बोल रहा हूँ कि कोई एक टीचर है, ठीक है, जो स्कूल सेक्शन में मराठी पढ़ा रहा है, तो ये जो मराठी टीचर का जो फी रहेगा, ये मैं किसका एक्सपेंस में लिखूंगा? स्कूल में लिखूं, कॉलेज में लिखूं, प्रोफेशनल एग्जाम में लिखूं, कि आईसीएससी में लिखूं? बोलो बोलो, स्कूल का मराठी टीचर किस में लिखूंगा? अरे जल्दी बोलो। सर आपका क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। मेरा क्वेश्चन नहीं समझा, चलो मैं वापिस बोलता हूँ। एक मराठी टीचर है, मैंने स्कूल सेक्शन के लिए एक मराठी टीचर अपॉइंट किया है, स्टेट बोर्ड का स्कूल सेक्शन का टीचर। ठीक है, तो हाँ, स्कूल सेक्शन का टीचर को मेरे को 10,000 रुपीज उनका सैलरी देना पड़ता है। तो ये जो सैलरी है, इट इज एक्सपेंस ऑफ विच डिपार्टमेंट? स्कूल डिपार्टमेंट, कॉलेज डिपार्टमेंट, स्कूल। स्कूल डिपार्टमेंट। वही अगर मैं तुमको बोलूँ कि मैंने एक प्रोफेसर रखा है जो सीए पढ़ा रहा है, सिर्फ सीए पढ़ाता है, सीए पढ़ाता है, उसको ₹1,00,000 में सैलरी दे रहा हूँ, तो ये कॉलेज सेक्शन। सोच के जवाब दो। सीए कॉलेज में किधर आता है? प्रोफेशनल भी है ना। हाँ, सॉरी सॉरी हाँ सॉरी। प्रोफेशनल, मतलब देखो यहाँ पर तुम इजीली एलोकेट कर सकते हो कि बाबा इसने इतना काम इधर के लिए किया तो इधर का खर्च है। तो तुमको ये चैप्टर में बस वही करना है। ठीक है, हम लोग अभी ये तो तुमको ये तो बेसिक समझ में है। अभी हम लोग डायरेक्टली नेक्स्ट सम पे जम करते हैं। ये सम का मैं एक क्वेश्चन ऐसे तुम्हारे सामने रखा है, मैं और भी इसमें क्वेश्चन रहेंगे जो धीरे धीरे लेके आऊंगा। फिलहाल के लिए हम लोग ये क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान लगाते हैं। ठीक है, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। इसका जो भी रहेगा पीडीएफ वगैरह मैं तुमको थोड़ी देर में भेज दूंगा। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि तुम लोग एक बार है ना ये क्वेश्चन को पूरा पढ़ो। देखो इतना ही है, छोटा सा क्वेश्चन है, इतना ही है। एक बार है ना क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ो, देखो तुमको कुछ समझता है क्या हो रहा है। ठीक है, तो ओनली क्वेश्चन जो हम लोग आज के लेक्चर में सॉल्व करेंगे। ठीक है, आराम से करो एंड लेट सी वेदर यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि इसके अंदर है क्या। ठीक है, तो लेट्स रीड, देख लेते हैं ये क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है वो। हाँ तो देखो, तो ये बोल रहे हैं मेसर्स वैरायटी cloth store submitted the following particular information about their departmental store for the year ending 31st March 2015। ठीक है, एंड यहाँ पर है ना मेरे को एक बॉक्स दे के रखा है। अभी ये बॉक्स है क्या, हम लोग आराम आराम से समझते हैं, बिना घाई किए, बिना कुछ, एकदम आराम से समझेंगे एंड देखेंगे कि करना क्या है इसके अंदर। यहाँ पर एक बॉक्स दिया, यहाँ पर दिया देखो ओपनिंग स्टॉक, एंड यहाँ पर कुछ कुछ कपड़े का बात चल रहे थे, होजरी, गारमेंट, क्लॉथ। तो ये 3 डिपार्टमेंट है इसके पास। कितना डिपार्टमेंट है इसके पास? देयर आर 3 डिपार्टमेंट। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ होजरीज इज 33,000, गारमेंट 27, क्लॉथ 1,05,000। फिर परचेसेस लेस रिटर्न्स, परचेसेस लेस रिटर्न का वैल्यू दिया है। इसका मतलब मुझे जो यहाँ वैल्यू दिया ना, वो वैल्यू दिया है नेट परचेसेस का। तो नेट परचेस मेरे को यहाँ दिया है 90, यहाँ दिया है 60, यहाँ दिया है 2,25,000। सेल्स लेस रिटर्न मतलब यहाँ पर मुझे वो लोग ने वैल्यू दिया है नेट सेल्स का। नेट मतलब सेल्स में से रिटर्न जब माइनस होता है तो जो वैल्यू मिलता है उसको बोलते हैं नेट सेल्स। फिर यहाँ पर वेजेस दिया हुआ है 2 डिपार्टमेंट का, तीसरे में कुछ नहीं है, एंड क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है तीनों डिपार्टमेंट का। एंड फिर कुछ खर्चे दिए हुए हैं। देखो यहाँ पर देयर आर सर्टन एक्सपेंसेस गिवन, सैलरी है, रेंट है, प्रिंटिंग है, इलेक्ट्रिसिटी है, सन्ड्री है। लेकिन वो लोग ने ये नहीं बताया कि कौन सा डिपार्टमेंट का कितना है। मतलब अगर मैं तुमको पूछूं कि होजरीज का सैलरी कितना है बताओ, तो तुमको नहीं मालूम। अगर मैं पूछूं कि गारमेंट से रेंट कितना है, गारमेंट के लिए कितना रेंट हम खर्चा कर रहे हैं बताओ, तो वो हमको नहीं मालूम।
अभी वो मालूम करने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा नीचे का एडजस्टमेंट्स। तो अब ये एडजस्टमेंट जो है ना, जरा हम लोग इसको ध्यान से पढ़ते हैं। देखो एडजस्टमेंट नंबर 1 यहाँ पर कुछ तो दिया हुआ है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, द ट्रांसफर फ्रॉम क्लॉथ डिपार्टमेंट टू होजरी डिपार्टमेंट 6,000 एंड गारमेंट 63,000। बोलते हैं क्लॉथ डिपार्टमेंट से ना कुछ ट्रांसफर हुआ है दूसरे डिपार्टमेंट में। ऐसा हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हमारे शू एंड क्लॉथ का एग्जांपल में अगर हम देखें तो हमारे ही कोई कस्टमर, मतलब हमारे ही लोगों ने हम लोग से ही शू खरीदा है, तो हमने तो बेचा है ना वो शू। भले हम उसको थोड़ा कम रेट में देंगे लेकिन हम तो सेल कर रहे हैं ना, तो हमारे ही डिपार्टमेंट का लोगों को हम बेच सकते हैं। तो यहाँ पर कपड़े के डिपार्टमेंट में से दूसरे 2 डिपार्टमेंट में कुछ चीजें जा चुके हैं, इसका क्या करने का हम लोग बाद में देखते हैं। ठीक है, एडजस्टमेंट नंबर 1 बहुत ध्यान से सुनना। क्या बोल रहा है देखो, सैलरी ऑफ 48,000 वर टू बी पेड टू 20 सेल्समैन ऑन अ यूनिफॉर्म स्केल। बोलते हैं 48,000 का सैलरी देना है 20 सेल्समैन को। इन द 3 डिपार्टमेंट द नंबर ऑफ सेल्समैन वर 4, 5 एंड 11 रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब है कि जो हमारा 3 डिपार्टमेंट्स था, कौन सा 3 डिपार्टमेंट था हमारा? हमारा 3 डिपार्टमेंट था ये होजरीज, गारमेंट एंड क्लॉथ। बोलते तीनों डिपार्टमेंट में, ये इस डिपार्टमेंट में देयर वर 4 सेल्समैन, इस डिपार्टमेंट में देयर वर 5 सेल्समैन एंड क्लॉथ के डिपार्टमेंट में देयर वर 11 सेल्समैन। बोलते हैं ये लोग के हिसाब से उनको सैलरी बांटो। तो मुझे बताओ माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो 48,000 है मेरे को ये 20 लोगों में बांटना है, तो इसको कैसे बांटोगे? एनीवन वुड लाइक टू थ्रो सम लाइट ऑन इट? एनीवन वुड लाइक टू ट्राई कि सर मेरे हिसाब से ना ऐसा होना चाहिए? कोई कुछ बोलेगा? कैसे निकालेंगे? यार इक्वली देना है तो फिर डिवाइड कर देंगे 20 पीपल में। हाँ 20 पीपल में कैसे डिवाइड करेगा, वही पूछ रहा हूँ। तेरे को 20 लोगों में डिवाइड करना है तो तू डिवाइड करेगा कैसे? देखना, यहाँ पर 4 लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पर 5 लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पर 11 लोग काम कर रहे हैं, तो सैलरी डिवाइड कैसे होगा मैं यहाँ पर बताता हूँ। देखो यहाँ पर साइड में ना मैं कैलकुलेशन करता हूँ। अगर हम बात करते हैं होजरी डिपार्टमेंट का, तो यहाँ पर कितना लोग काम कर रहे हैं? 4 लोग। तो ये जो 48,000 सैलरी है वो मैं कैसे निकालूंगा? ये 48,000 तो पूरा 20 लोग का हो गया, तो डिवाइड करूंगा 20 लोग से, तो मुझे एक जन का सैलरी मिलेगा मल्टीप्लाई बाय 4। वाई मल्टीप्लाई बाय 4? वाई मल्टीप्लाई डिपार्टमेंट में 4 लोग हैं। हाँ, क्योंकि उसमें 4 लोग हैं। अभी वही अगर मैं गारमेंट का बात करूं, तो गारमेंट का कैसे निकालूंगा मैं? 48,000 डिवाइडेड बाय 20, तो मेरे को एक जन का मिलेगा। मल्टीप्लाई बाय, गारमेंट में कितना लोग काम कर रहा था? 5 लोग, तो मल्टीप्लाई बाय 5। तो गारमेंट के लिए हम इतना रखेंगे। वही अगर मैं क्लॉथ में बात करूं, तो क्लॉथ में मैं कैसे निकालूंगा? अगेन 48,000 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 11, तो मुझे मिल जाएगा कि ये जो सैलरी है 48,000 उसमें क्लॉथ में कितना, होजरीज में कितना एंड गारमेंट में कितना जाना चाहिए। क्या ये सबको समझ में आया जो मैंने इधर तक बोला? थम्स अप। समझ में आया तो थम्स अप। वेरी सिंपल सा चीज, समझ में आया सबको क्या हो रहा है? ओके, क्योंकि अगर उधर 4 लोग काम कर रहे हैं तो मैं 20 लोग का सैलरी उधर थोड़ी डालेगा, 4 लोग का हिसाब से डालेगा। लेकिन अभी आगे क्या बोल रहे हैं देखो, यहाँ पर आगे क्या बोल रहे हो? allocate the remaining salary in equal proportion to 3 departments। allocate the remaining salary, कोई मुझे बता सकता है कौन सा रिमेनिंग सैलरी का ये बात कर रहा है? 60,000 है उसमें से सिर्फ 60,000 है। देखो 60,000 है, उसमें से 48,000 तुमने बांट दिया, तो इसका मतलब रिमेनिंग सैलरी कितना होगा? 12,000। तो ये जो 12,000 है वो बोल रहा है ये 12,000 को कैसे बांटो? इक्वली बांट दो। इक्वली मतलब कितना डिपार्टमेंट है? 3, तो हर एक डिपार्टमेंट को कितना मिलेगा? 4 हजार रुपया मिलेगा। तो इसका मतलब ये जो होजरी डिपार्टमेंट है इसका जो कैलकुलेशन रहेगा वो कैसे रहेगा? ये जरा मेरे को कैलकुलेटर में करके दो, कितना आंसर आ रहा है? 48,000 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 4, कितना आंसर आ रहा है जरा बताओ। करो फटाफट, कितना आंसर आ रहा है? 9,600। 9,600। तो ये 9,600 प्लस इसमें हम कर देंगे 4,000 रुपया, तो इसका मतलब टोटल सैलरी ये डिपार्टमेंट का विल बी 13,600। ये 4,000 समझ में आ गया कैसे?
यही इंपॉर्टेंट पार्ट है सर का। 4000 समझ में इधर बोला देखो ना, रिमेनिंग सैलरी इक्वल प्रोपोर्शन में बांटना है आपको। गारमेंट का बताओ मेरे को, गारमेंट का कितना आ रहा है, कैलकुलेट करके बताओ फटाफट सब। 48,000 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 5 कितना आ रहा है? 12,000 है। अब ये 12,000 तो इसका हो गया, प्लस इसमें हमको क्या करना है, 4,000 ऐड करना है। तो यहाँ पर टोटल हो जाएगा 16,000। ठीक है, यहाँ पर बताओ क्लॉथ का 48,000 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 11 कितना आ रहा है? 26,400। 26,400। इसमें क्या ऐड हो जाएगा, इसमें 4,000 रुपया और ऐड हो जाएगा। तो 30,400 इज द टोटल सैलरी जो हमको देना पड़ेगा टूवर्ड्स क्लॉथ डिपार्टमेंट। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। Anyone has any doubt, any shanka, any duvida, please ask me. Any doubt? Anyone has any doubt? 3 students, any doubt? All the 3 सबको समझ में? नो सर, यस सर, यस सर। अरे नो सर, इधर नो बोल रहा। चलो मतलब ठीक है, नो मतलब डाउट नहीं है, समझ अच्छा। में मतलब हाँ। थैंक यू अनमोल। चलो आइए, तो बढ़ते welcome। हैं आगे। अभी देखो सर बाय पॉइंट, द वे, ओके नहीं कुछ नहीं। रुक रुक अभी रुक, ठीक है। देखो पॉइंट नंबर 2 ये क्या बोल रहा है, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय डिपार्टमेंट वाज इक्वल। अभी स्पेस ऑक्यूपाइड बाय डिपार्टमेंट मतलब ये क्या बोल रहा है, मैं तुमको एक बता रहा है कि तीनों डिपार्टमेंट ने जो जगह लिया है ना, वो जगह सबका सेम है। जगह सबका सेम है मतलब हमको किधर काम आएगा मालूम है क्या, ये रेंट डिवाइड करने में काम आएगा। तो अगर 10,800 इज द टोटल रेंट, तो तीनों को कितना रेंट जाएगा, इट विल बी 10,800 डिवाइडेड बाय 3। दैट कम्स टू हाउ मच बताओ, 10,800 डिवाइडेड बाय 3 9,600 आता है, नहीं सॉरी, हाँ कितना आ रहा है 10,800 डिवाइडेड बाय 3? बोलो बोलो। 800 डिवाइडेड बाय 3 3,600। 3,600। ये सबको समझ में आया क्या? ये रेंट हम लोग कैसे बांटेंगे? देखो इधर रेंट बांटने के लिए लोग ने नीचे इन्फॉर्मेशन दिया है कि जो स्पेस है वो स्पेस कैसा है, इक्वल है। मतलब अगर सबका इक्वल स्पेस ही है तो लोग का जो रेंट भी रहेगा वो भी इक्वल ही आएगा। नेक्स्ट क्या बोला, देखो ये जो प्रिंटिंग का बात कर रहे हो, सैलरी तो हो गया हमारा, नेक्स्ट प्रिंटिंग का बात कर रहे हो। बोलते जो प्रिंटिंग है ये तुमको कौन से रेशो में बांटना है, 1:1:2 रेशो में बांटना है। कर सकता है क्या 1:1:2? कैसे करोगे बताओ मेरे को, कैसे करोगे, क्या आंसर आना चाहिए? 1:1:2 मतलब क्या आंसर आना चाहिए? 1:1:2 कैसे निकालेगा? पहला उजरीस का कैसे निकालेगा तुमको? 4,800 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 1। वेरी गुड। सिमिलरली गारमेंट का कैसे निकालेगा? 4,800 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 1। वेरी गुड। उसके बाद अपना जो क्लॉथ डिपार्टमेंट है उसका कैसे निकालेगा तुम? 4,800 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2। परफेक्ट परफेक्ट सुपर। नेक्स्ट देखो, लास्ट में इलेक्ट्रिसिटी का बात कर रहा हूँ। ये जो इलेक्ट्रिसिटी का पॉइंट्स है वो पॉइंट कितना था, 5, 4 एंड 9। मतलब ओजरी का 5, गारमेंट का 4 एंड क्लॉथ का 9। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी का 2,160 है ये हमको बांटना पड़ेगा तीनों में। तो कैसे बांटेंगे, कौन बताएगा? 2,160 मल्टीप्लाई बाय, पहले वाले का बताओ ओजरीज का, 2,160 मल्टीप्लाई बाय, बोलो बोलो, मल्टीप्लाई बाय 5 एंड डिवाइड बाय, मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय, तीनों को ऐड करो ना, 5 + 4 + 9 कितना आता है? 18। तो मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 18। नेक्स्ट, हाँ अरे आंसर नहीं चाहिए मेरे को, नेक्स्ट वाला बताओ। गारमेंट का कैसे कैलकुलेट करेगा? 2,160 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 18। एंड नेक्स्ट वाले का कैसे कैलकुलेट करेगा? 2,160 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय, वेरी गुड। एंड उसके बाद लास्ट में इधर देखो एक हिंट दिया हुआ है, बोलता है सन्ड्री एक्सपेंस हमको एलोकेट करना है सेल्स के बेसिस पे। तो ये जो सन्ड्री एक्सपेंस है ये सेल्स के बेसिस पे एलोकेट होएगा। सेल्स किधर है, ये देखो ये सेल्स है 1,800, सॉरी 1,80,000, 1,20,000 एंड 2,70,000। तो ये कैसे होगा, क्या होगा, फर्स्ट सम है तो हम लोग इसका पूरा कैलकुलेशन आराम से सॉल्व करेंगे। तो फिलहाल के लिए
मैंने अभी जो जो इसके अंदर किया है इसको मैं कर रहा हूँ इरेज। ठीक है, तो सर सोल्यूशन में करना क्या है, बनाने का क्या बोला है लोग, देखो बनाने क्या बोल रहे हैं लोग, इधर नीचे पढ़ने का। ये लोग ने बोला है राइट द डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। बोलते डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमको बना के दो। अभी सवाल उठता है सर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखता कैसे है, तो ये डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कुछ इस तरह दिखाई देगा। क्या तुम्हारे स्क्रीन पे डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिख रहा है क्या? हाँ हाँ देखो, तो ऐसा दिखेगा। अभी ये दिखने का टाइम में देखो क्या क्या है, डेट है, सॉरी नॉट डेट, तो यहाँ पर है डेबिट, यहाँ पर है क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, तीनों डिपार्टमेंट का नाम एंड फिर है टोटल का कॉलम। ठीक है, सिमिलरली क्रेडिट साइड में सेम कॉलम। अभी बहुत लोग के मन में आएगा सर ये एक पेज में कैसा बैठेगा, तो एक पेज में बैठना थोड़ा मुश्किल है, तो तुम लोग क्या करोगे, एक पेज में बैठना मुश्किल है तो क्या करोगे, तो दो पेज लोगे, मतलब ऐसा सामने सामने पेज लो। ठीक है, यहाँ पर डेबिट साइड बनाओ, यहाँ पर क्रेडिट साइड बनाओ, ऐसा रखो, तो तुम्हारा ना एकदम इजीली आराम से एक पेज में फिट हो जाएगा। तो अभी लाइन मारने के लिए मैं तुमको दे रहा हूँ 10 मिनट का टाइम, तुम्हारे स्क्रीन में ही रख रहा हूँ मैं सामने इसको, तो इसको देखो फटाफट, लाइन मारो, फिर हम लोग ये फर्स्ट सम आज कर डालते हैं। करो, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो चलो देखो, तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग है ना ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के हमको। अभी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो कुछ नई बात तो है नहीं कि सर हम लोग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। इट इज अ वेरी नोन थिंग कि हम लोग ने बहुत बार देखा है उसको, जाना पहचाना सा चीज है। ठीक है, अभी तुम लोग मुझे बताओ, चलो मैं नहीं बोलूंगा, तुम लोग बताओ मेरे को, ओपनिंग स्टॉक कहाँ लिखते हैं हम लोग, बोलो बोलो, टेल टेल, ओपनिंग स्टॉक कहाँ लिखते हैं? सर ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड और एसेट। डेबिट साइड। अरे अरे चुप सॉरी, मत डेबिट बोल। डेबिट डेबिट ट्रेडिंग डेबिट, अकाउंट सॉरी सर डेबिट। सॉरी। हाँ, तो अभी देखो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ये जो ऊपर का पार्ट है उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट समझेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, और जिस जिसका ओपनिंग स्टॉक जिधर जिधर दिया है ना उधर उधर लिखने का। अभी उधर इज 33,000, तो इधर डालो 33,000, फिर गारमेंट हो गया 27,000, एंड ये क्लॉथ हो गया 1,05,000। सो सिंपल। एंड ये टोटल के कॉलम में मारो इसका सम, तो दिस कम्स टू 1,65,000। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। यस सर। वेरी सिंपल पार्ट। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या दिया हमको, यहाँ पर दिया है परचेजेस, तो परचेजेस अगेन ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड वाला आइटम है, तो परचेजेस 90, 60, 225, तो यहाँ पर चलो लिख दो टू परचेजेस 90,000, 60,000, 2,25,000, एंड फिर मारो इसका टोटल 3,75,000। तो मेरा परचेजेस भी हो गया। इज वेरी सिंपल। नेक्स्ट सेल्स। अभी सेल्स हमको मालूम है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा जाता है, तो क्रेडिट साइड में मैं लिखूंगा यहाँ पर बाय सेल्स 1,80,000, 1,20,000, एंड लास्ट में 2,70,000, एंड कर दूंगा मैं इसका टोटल, दैट कम्स टू 5,70,000। नेक्स्ट आइटम वेजेस, तो वेजेस 15,000, 9,000 दिया हुआ है, तो वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट वाला आइटम है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा टू वेजेस 15,000 इसका, 9,000 इसका, एंड क्लॉथ में डैश, तो इसका जो टोटल आएगा दैट टोटल विल कम टू 24,000 रुपीज। वेरी वेरी सिंपल चैप्टर। ठीक है, बहुत इजी लेसन है, थोड़ा भी डिफिकल्टी ऐसा कुछ है नहीं इसके अंदर, बस थोड़ा ध्यान से करना है, खाली एलोकेट करना है तुमको कि इसमें इतना जाएगा, इसमें इतना जाएगा। नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा बाय क्लोजिंग स्टॉक 21,000, 72,000 एंड 81,000, एंड फिर मैं मार दूंगा इसका टोटल, दैट कम्स टू 1,75,000।
डन डन डना डन। चलो तो बढ़ते हैं आगे। अभी देखो हमको क्या क्या दे के रखा है, ठीक है। टाइम प्लीज, कोई कुछ नहीं लिखेगा, सिर्फ मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो यहाँ पर मेरे को दे के रखा है एक्सपेंसिस, सैलरी, रेंट, प्रिंटिंग, इलेक्ट्रिसिटी, सैंड्री। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मेरे को बताओ, ये जो सैलरी, रेंट, प्रिंटिंग, इलेक्ट्रिसिटी, सैंड्री है, ये सब कहाँ जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है कि प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस। ये जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, प्लीज डोंट राइट एनीथिंग, सिर्फ ध्यान से देखना। देखो इसका फर्स्ट हाफ मैं समझूंगा कि ट्रेडिंग अकाउंट है, अंदाज से इतना मैं छोड़ दूंगा ट्रेडिंग अकाउंट के लिए, एंड नीचे मैं डाल दूंगा मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसी के अंदर। तो यहाँ पर आएगा टू सैलरीज। अभी एलोकेट कितना करना है मेरे को मालूम नहीं, तो मैं यहाँ टोटल के कॉलम में लिखूंगा 60,000। मेरे को 60,000 बांटना है। अभी कैसे बांटना है, क्या बांट रहे हैं हम बाद में देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, रेंट है। यहाँ पर रेंट है 10,800, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा टू रेंट, एंड इसका टोटल है 10,800 जो मुझे बांटना है। फिर उसके बाद है प्रिंटिंग 4,800, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा टू प्रिंटिंग 4,800। फिर उसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी 2,160, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा टू इलेक्ट्रिसिटी 2,160। फिर उसके बाद आएगा मेरा सन्ड्री, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा टू सन्ड्री, एंड यहाँ पर मैं वैल्यू डाल दूंगा 2,850। क्या ये सबको समझ में आया मैंने क्या किया? प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है, तो मैं टोटल के कॉलम में लिख दिया कि इतना इतना है, और मुझे भी तीनों डिपार्टमेंट में बांटना है। अभी मैं बांटूंगा कैसे, वो डिपेंड करेगा कि मुझे नीचे इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है। क्या इधर तक सबको क्लियर है? एवरीवन, सबको समझ में आ रहा है? प्लीज वन सिंपल थम्स अप, सबको समझ में आ रहा है? चलो वेरी गुड। तो अभी ये समझ में आया, तो अभी हम बढ़ते हैं आगे। अभी बांटने का बाद में करते हैं काम। आगे देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पर एक लाइन है, देखो इधर दिख रहा है तुमको, ट्रांसफर फ्रॉम क्लॉथ डिपार्टमेंट टू ओजरीज एंड गारमेंट डिपार्टमेंट। मतलब क्लॉथ से ओजरी डिपार्टमेंट में 6,000 का कपड़ा गया, एंड गारमेंट डिपार्टमेंट में 63,000 का कपड़ा गया। मुझे बताओ, हु इज द गिवर? विच डिपार्टमेंट इज द गिवर? क्लॉथ डिपार्टमेंट इज द गिवर, एंड विच डिपार्टमेंट इज द रिसीवर? बोलो बोलो, कौन सा डिपार्टमेंट रिसीवर है? एरो देखो ना, कौन सा दो डिपार्टमेंट रिसीवर है? गारमेंट और गारमेंट एंड ओजरी। तो अभी देखो, क्लॉथ डिपार्टमेंट इज द गिवर, तो रूल क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो देखो ये डिपार्टमेंटल ट्रांसफर है, ठीक है। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा जरा ध्यान से देखना। तो मैं यहाँ लिखूंगा बाय ट्रेडिंग अकाउंट में डिपार्टमेंटल ट्रांसफर। कौन सा डिपार्टमेंट से गया? क्लॉथ डिपार्टमेंट से 69,000 का कपड़ा गया। अभी 69,000 का अगर कपड़ा जा रहा है, तो ये कौन ले रहा है ये कपड़ा? तो यहाँ पर टू डिपार्टमेंटल ट्रांसफर, डिपार्टमेंटल ट्रांसफर। हु इज द रिसीवर? रोजरी डिपार्टमेंट में 6,000 का कपड़ा, यहाँ पर टोटल 63,000 का कपड़ा, तो यहाँ पर 69,000 इन टोटलिटी। क्या तुमको समझ में आया? डेबिट द रिसीवर, तो देखो ओजरी डिपार्टमेंट हो रहा है डेबिट, क्रेडिट द गिवर, तो क्लॉथ डिपार्टमेंट दे रहा है, तो ये हो गया क्रेडिट साइड में। तो ये है तुम्हारा इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर बोलते हैं इसको। जो रिसीव करेगा उसके डेबिट में लिखने का, एंड जो देता रहेगा उसके क्रेडिट में लिखने का। समझा क्या मैंने जो बोला? ठीक है, एकदम इजी। जो देता रहेगा डेबिट में लिखो, सॉरी जिसको मिलता रहेगा उसका डेबिट में लिखने का, एंड जो देता रहेगा उसके क्रेडिट में लिखना है। सिंपल रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो इसके साथ मेरा ये जो फर्स्ट वाला लाइन है ना, ट्रांसफर फ्रॉम क्लॉथ डिपार्टमेंट टू ओजरी डिपार्टमेंट एंड गारमेंट डिपार्टमेंट कम्स टू एन एंड। उसके बाद आता है वो सैलरी का कैलकुलेशन। अभी कैसे करने का था सैलरी का कैलकुलेशन, याद है तुमको? सबको याद है क्या? चलो मैं कैलकुलेशन करता हूँ। तो 48,000 को मुझे बांटना है 4:5:11 में। तो जरा ध्यान से सुनना सब लोग, ठीक है, क्या बोलना चाह रहा है ये। तो मैं बांट रहा हूँ सैलरी, ठीक है। सैलरी का अगर मैं फर्स्ट पार्ट बात करूँ, तो देयर आर 3 डिपार्टमेंट, ओजरी, गारमेंट एंड क्लॉथ, ठीक है। तो ये सैलरी में मेरे पास 2 सैलरी है, एक ये 48,000 है, एंड दूसरा है 12,000 है। ऐसा ये दोनों को मिलाकर मेरे पास 60,000 का सैलरी मेरे को देना है। ये 12,000 तो उसने बोला है इक्वली बांट सब में, मतलब इसमें 4,000 दे, इसमें 4,000 दे, इसमें 4,000 दे, ठीक है। ये प्लस दोनों मिला के होता है 60,000।
तो यहाँ पर भी मुझे इसमें और कुछ प्लस करना है। तो ये जो 48,000 है, ये जो ओजरी डिपार्टमेंट है, इसमें कैसे जाएगा 48,000 डिवाइडेड बाय 20, बिकॉज ये 20 लोग का है, लेकिन इस डिपार्टमेंट में कितना लोग काम कर रहे हैं, सिर्फ 4, तो इंटू 4। वैसे ही यहाँ पर कैसे निकालेंगे हम, 48,000 डिवाइडेड बाय 20 इंटू इस डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग हैं 5, फिर यहाँ पर 48,000 डिवाइडेड बाय 20 इंटू इस डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग हैं 11। तो जरा इसका मेरे को वैल्यू बताओ कितना आता है, ये 48,000 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 4 कितना आता है वैल्यू, 9,600 आता है क्या? बराबर, उतना ही आ रहा है क्या, चेक करके बताओ। सर ये रफ वर्क नीचे बताना रहेगा एग्जाम में। हाँ, बताने का ये वर्किंग नोट रहेगा, अभी भी तुमको लिखना है, लेकिन फिलहाल मेरे को इसका आंसर बताओ कितना आना चाहिए तुम लोग के हिसाब से। 9,600। ये 9,600 हो गया, तो इसका टोटल 13,600 रहेगा। इसका टोटल कितना था, ये 12,000 था शायद, तो ये 16,000 आएगा। एंड इसका टोटल कितना था, जरा करके बताओ। 26,400। 26,400, तो ये 30,400 था। तो ये जो वैल्यू है ना बाहर का 13,600, 16,000, 30,400, ये मैं यहाँ पर लिख दूंगा, ये जो जगह छोड़ा ना यहाँ पर। तो ओजरी डिपार्टमेंट में क्या वैल्यू था 13,600, फिर गारमेंट डिपार्टमेंट में क्या वैल्यू था 16,000 मेरा कैलकुलेटर, एंड बाद में क्लॉथ डिपार्टमेंट में वैल्यू था 30,400 का। तो ये जो 60,000 का सैलरी है चेक करने का, ये टोटल मार के 60,000 ही आएगा। तो ये मैंने बांट दिया, तुम लोग है ना बाद में कैलकुलेशन लिखो, पहला ध्यान से सुनना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, रेंट। रेंट कैसे डिपार्ट करें हम लोग से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यहाँ पर दिया देखो, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय डिपार्टमेंट वाज इक्वल, मतलब मेरे को 10,800 इक्वली बांटना है। तो अगर मैं 10,800 इक्वली बांटूंगा तो इसको मिलेगा 3,600, इसको मिलेगा 3,600, इसको मिलेगा 3,600, मतलब ये तीनों में 3,600 3,600 3,600 करूंगा तो 10,800 रुपया मेरे को मिल जाता है। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट मेरे को क्या बता रहा है, प्रिंटिंग। अभी प्रिंटिंग के लिए क्या रूल बोला है, ये तुमको बोल रहा है कि ये तुमको डिस्ट्रीब्यूट करना है 1:1:2 में। तो प्रिंटिंग का वैल्यू कितना है, प्रिंटिंग का वैल्यू है 4,800। तो 1:1:2 में अगर मुझे बांटना है तो सेकेंड अगर मैं लिखता हूँ प्रिंटिंग, ठीक है, 3 डिपार्टमेंट ओसरी गारमेंट क्लॉथ, 1:1:2। तो बताओ मुझे वो प्रिंटिंग का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, ठीक है। 4,800। हाँ, तो पहले वाले का कैलकुलेट कैसे करेगा तुम, 4,800 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 1, दूसरे वाले का 4,800 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 1, एंड तीसरे का 4,800 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2। कितना आता है वैल्यू, 1,200, 1,200, 2,400। तो ये हो गया मेरा प्रिंटिंग का कैलकुलेशन। तो प्रिंटिंग का जो वैल्यू आएगा वो मैं यहाँ लिख दूंगा 1,200, 1,200 एंड 2,400। नेक्स्ट क्या बोल रहा है देखो, सैलरीज तो हो गया, प्रिंटिंग हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का भी बोल के रखा है 5:4:9 में बांटो। ओके, तो अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी बांटने जा रहा हूँ तो थर्ड एक्सपेंस मेरा है इलेक्ट्रिसिटी, वही 3 ओसरीज गारमेंट क्लॉथ। क्या रेशियो है 5:4:9, 5:4:9। व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज 2,160। तो इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 2,160 मेरे को ये रेशियो में बांटना है। तो कैसे बांटूंगा मैं, पहले वाले को कितना मिलेगा 2,160 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 5, second 2,160 divided by 18 multiply by 4, and third 2,160 divided by 18 multiply by 9। क्या ये सबको समझ में, 18 कहाँ से है 18, 5 + 4 + 9। 5 + 4 + 9। बताओ मेरे को जरा क्या क्या वैल्यू आता है, इसका वैल्यू कितना आता है, कैलकुलेट करके बोलो। 600, 480, 1,080। 1,080। ओके, तो 600, 480 एंड 1,080। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 600, 480, 1,080। नेक्स्ट क्या है, सन्ड्री।
तो ये सन्ड्री वो क्या बोला था, सन्ड्री उसने बोला था कि सेल्स के हिसाब से बांटो तुम। अभी सेल्स के हिसाब से कैसे बांटने का, चलो मैं तुमको सिखा देता हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। तो सन्ड्री जो है वो हमको सेल्स के हिसाब से बांटना है। तो ये मेरा नेक्स्ट एडजस्टमेंट सन्ड्री, तो ये जो सन्ड्री है, वैल्यू कितना है सन्ड्री का, सन्ड्री का वैल्यू है 2850। तो ये 2850 मेरे को 3 डिपार्टमेंट क्लॉथ में ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स के बेसिस पे मेरे को बांटना है। तो जरा सेल्स देखो ना कितना कितना है, 1,80,000, 1,20,000, 2,70,000। तो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 1,80,000, 1,20,000 एंड 2,70,000, तो अगर मैं इसको थोड़ा और कैलकुलेट करता हूँ तो ये आएगा मेरा 18:12:27, बराबर ना, 18:12:27। अगर तुमको इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो ये सब 3 का टेबल में जाता है, ठीक है। 3 6 यहाँ पर 3 4 एंड यहाँ पर 3 कितना सा बोलो, 9 मेरा जो एकदम सिंप्लीफाइड रेशियो है वो आया 6:4:9। अभी जो मेरा सन्ड्री का वैल्यू है, व्हाट वाज द वैल्यू, 2850, वो 2850 जो मेरा सन्ड्री का वैल्यू है मेरे को ये रेशियो में बांटना है। तो कैसे बांटूंगा मैं, इट विल बी 2850 डिवाइडेड बाय, बोलो 6 + 4 + 19 मल्टीप्लाई बाय 6। यहाँ पर आएगा 2850 डिवाइडेड बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 4। यहाँ पर आएगा 2850 डिवाइडेड बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 9। तो ये तुमने कर दिया तो तुम्हारा सन्ड्री का वैल्यू आ जाएगा। अभी तुम लोग बोलेंगे सर हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर ही ऐड करते हैं ना, 18 + 12 + 270, चलेगा, क्योंकि अभी तुम्हारे हाथ में कैलकुलेटर है, तुम डायरेक्टली ऐड करके भी कर सकते हो। मतलब 2850 डिवाइडेड बाय इसका टोटल मल्टीप्लाई बाय 1,80,000, ठीक है, वैसे भी कर सकते हो, इसको सिंप्लीफाई करके भी कर सकते हो। तो सन्ड्री का आंसर क्या आता है बताओ जरा, ओजरीज का क्या वैल्यू आता है, 900, फिर इधर 600 और इधर 1,350। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा मेरे सोल्यूशन में 900, 600 एंड 1,350। इसके साथ मेरा ये सम हो जाता है कंप्लीट, एकदम सिंपल सा सम, ठीक है। बाद में अभी सम कंप्लीट हुआ तो हमको क्या करना पड़ेगा, ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस सब ढूंढना पड़ेगा। समझ में आया क्या सबको मैंने क्या बोला, हेलो एवरीवन, सबको समझ में आया? गुड। तो ये जरा इतना लिखो ना, इतना लिख लो, फिर मैं तुमको वर्किंग दिखाता हूँ क्या क्या लिखना है, फिर उसके बाद हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। इतना लिख लो पहले, चलो। तो इधर तक लिख के हो गया रहेगा ना। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग सिंपल जो क्लोजिंग करते हैं वैसा क्लोजिंग करने का। अभी ओजरी डिपार्टमेंट का डेबिट साइड का टोटल 1,44,000, क्रेडिट साइड का टोटल है 2,01,000। तो 2,01,000 इज द बड़ा अमाउंट, तो 2,01,000 इधर, 2,01,000 इधर, ठीक है। तो यह इसका मतलब ये जो पहले वाले में मेरे को मिल रहा है ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, ठीक है। तो कितना ग्रॉस प्रॉफिट आएगा जरा मेरे को कैलकुलेट करके दो, 2,01,000 माइनस ये ऊपर का टोटल, दैट इज 1,44,000। 2,01,000 माइनस 1,44,000, दैट कम्स टू 57,000, ठीक है। सिमिलरली मैं यहाँ पर करूंगा, ये मेरा टोटल आ रहा है 1,92,000, यहाँ पर टोटल आ रहा है 1,59,000, तो 1,92,000, 1,92,000। तो यहाँ पर भी आएगा मेरा ग्रॉस प्रॉफिट, दैट इज 1,92,000 माइनस टोटल क्या था इसका, 1,59,000, 1,59,000, दैट कम्स टू 33,000। सिमिलरली क्लॉथ डिपार्टमेंट में भी हमको ग्रॉस प्रॉफिट ही हो रहा है 4,20,000, यहाँ पर है 3,30,000, तो 4,20,000, यहाँ पर भी मैं लिखूंगा 4,20,000 एंड ये 4,20,000 माइनस 3,30,000, दैट गिव्स मी 90,000, ठीक है। एंड ये टोटल कॉलम इज नथिंग बट इसका टोटल, ठीक है। अभी ग्रॉस प्रॉफिट का तुम टोटल मारेगा ना 1,80,000, तो यहाँ पर आएगा 1,80,000।
ठीक है, एंड मारो फिर इसका टोटल, ये टोटल कम्स टू 8,13,000 यहाँ पर, एंड इसका भी टोटल 8,13,000 ही आएगा, 8,13,000 यहाँ पर। आई होप ये ट्रेडिंग अकाउंट वाला पार्ट इज वेरी क्लियर। तो ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है, हम क्या करते हैं, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 1 सेकंड, आई विल बैक। हाँ, तो कंटिन्यू करते हैं। तो ये जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है, ये ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर है, तो नेट प्रॉफिट मतलब ये अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम यहाँ लिख देंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, और ये सेम टू सेम वैल्यू जो ग्रॉस प्रॉफिट का है उठा के इधर लिखने का, 57,000, 33,000, 90,000 एंड 1,80,000 इसका टोटल। अभी देखो यहाँ पर देखने का टाइम पे हमको समझ में आ रहा है, यहाँ पर भी डेबिट साइड है ना कम है एंड क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या मिलेगा मेरे को, नेट प्रॉफिट मिलेगा कि नेट लॉस मिलेगा? नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पर मिलेगा मेरे को टू नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है, जरा ढूंढ के बताओ मेरे को, कितना कितना आ रहा था। ठीक है, मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन अभी तुम लोग भी कर सकते हो, आगे आगे खत्म कर दो, बताओ मेरे को कितना आ रहा है। Find out and let me know the answer. चेक कर लो एंड बताओ मुझे, क्या तुमको ये सेम आंसर आता है कि नहीं? अगर आ रहा है तो तुम्हारा आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। चलो, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सम फॉर द डे। तो ये क्या बोल रहा है, जरा ध्यान से पढ़ ऋग्वेद। ठीक है, अपन पढ़ते हैं ध्यान से एंड समझते हो क्या रहा है। प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर। यहाँ पर मेरे को कुछ पर्टिकुलर दे के रखा है, बोलते हैं इसमें से डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ। इट इज वेरी सिंपल। क्वेश्चन पढ़ के हमको क्या दिखाई दे रहा है, कितना डिपार्टमेंट है इन लोग के पास, कितना डिपार्टमेंट है। क्वेश्चन में पढ़कर क्या मालूम पड़ रहा है, कितना डिपार्टमेंट है? 3 डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी। तो हमको 3 कॉलम बनाना पड़ेगा एंड एक अमाउंट कॉलम बनाना पड़ेगा, मतलब लास्ट सम जो किया था ना उसके जैसे ही रहेगा, एक पर्टिकुलर एंड फिर 4 कॉलम, मतलब 3 डिपार्टमेंट का एंड एक टोटल। तो चल बोलते जाओ फटाफट, क्या लगता है तुमको कौन सा कहाँ जाएगा? परचेसिस कहाँ जाना चाहिए? TDR, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, वेरी गुड। सेल्स कहाँ जाना चाहिए? TCR, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट। वेजेस? TDR, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। क्लोजिंग स्टॉक? TCR, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट। सैलरीज? PDR, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। फिर रेंट? PDR, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। अभी देखिए इंश्योरेंस है, फिलहाल के लिए हम लिख डालते हैं प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। मोटर वैन एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस profit and डेबिट। loss account, एडवर्टाइजमेंट, PDR, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। ट्रैवलिंग एक्सपेंस, PDR, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। कैरेज इनवर्ड, TDR, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। फिर उसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड, TCR, वेरी गुड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। बैड डेट्स, PDR, पीडीआर। अकाउंटेंसी चार्जेस, PDR, पीडीआर। एंड डिस्काउंट अलाउड, अगेन पीडीआर। ठीक है, तो हमको ये सब मिल गया। तो अभी आगे बढ़ते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन। बोलते हैं देयर वाज नो ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, हमको यहाँ ऊपर क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक मिला नहीं है, तो देयर इज नो ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, पढ़ा छोड़ दिया। नेक्स्ट, द फ्लोर स्पेस ऑक्यूपाइड बाय 3 डिपार्टमेंट वर इन द रेशियो 3:2:2। बोलते हैं जो फ्लोर स्पेस ऑक्यूपाई किया है इसका रेशियो 3:2:2 है। बता मुझे फ्लोर स्पेस कहाँ काम आने वाला है? फ्लोर स्पेस क्या डिस्ट्रीब्यूट करने में काम आएगा? रेंट। परफेक्ट। तो ये जो रेंट है ये हम बांटेंगे फ्लोर स्पेस के हिसाब से। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? मोटर वैन एक्सपेंसेस इज टू बी डिवाइडेड इक्वली बिटवीन डिपार्टमेंट बी एंड सी। तो बोलते हैं जो मोटर वैन एक्सपेंसेस है, ये जो मोटर वैन का खर्चा है, ये कौन सा 2 डिपार्टमेंट में बांटने का बात कर रहा है? बोलते हैं बी एंड सी में ही बांटने का एंड इक्वली बांटने का। तो बता मेरे को मोटर वैन एक्सपेंस कितना है? 4,400 है,
तो अगर मैं इक्वली बांटूंगा तो बी एंड सी में 2200 जाएगा, बराबर ना। नेक्स्ट पार्ट ये क्या बोल रहा है, इंश्योरेंस प्रीमियम इज ऑन कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी एंड कैन नॉट बी एलोकेटेड। तो ऐसा जो एक्सपेंसेस रहता ना विच कैन नॉट बी एलोकेटेड, ये जाता है हमारा जनरल प्रॉफिट एंड लॉस में, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो हम ये क्वेश्चन में नहीं बना रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो इंश्योरेंस प्रीमियम है, ये क्वेश्चन में दिस इंश्योरेंस प्रीमियम विल बी इग्नोर्ड, क्योंकि जो एक्सपेंसेस हम एक कोई भी डिपार्टमेंट के लिए एलोकेट नहीं कर सकते उसको हम जनरल प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते हैं। अभी जैसे फॉर एग्जांपल हमने कल बात किया था, अगर एग्जांपल याद है तो मैंने बताया था, देखो मेरे पास शू का एंड कपड़े का बनाने का बिजनेस है, उसमें एक एक मैनेजर है, शू का एक मैनेजर है, कपड़े का एक मैनेजर है, फिर मैंने एक जनरल मैनेजर भी रखा था, याद है कल का एग्जाम्पल, याद है क्या, एक जनरल मैनेजर भी रखा था, मैंने बोला वो दोनों संभालता है, प्लस हमारा एक अलग जगह पर वाराणसी में ब्रांच है, वो ब्रांच भी जाके संभाल के आता है वो। तो वो मैं एलोकेट नहीं कर सकता कि वो शू डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहा है कि वो क्लॉथ डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहा है, वो सब जगह काम कर रहा है। तो ऐसा जो रहता है उसको हम किधर लिखते हैं, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस में, जो हम ये क्वेश्चन में नहीं बना रहे हैं। अभी इसके अलावा देर आर मेनी अदर एक्सपेंसेस, बोलेगा मेनी अदर एक्सपेंसेस मतलब कौन सा सर, यहाँ पर हमारा एडवर्टाइजमेंट है, ट्रैवलिंग है, कैरेज है, डिस्काउंट है, बैड डेट्स है, अकाउंटेंसी चार्जेस है, डिस्काउंट अलाउड है, इधर टोटल दिए है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हर एक डिपार्टमेंट में उसको बांटना पड़ेगा, लेकिन कौन से बेसिस में हम बांटेंगे वो हम सम करते करते सीखेंगे। तो फिलहाल हमको बनाना क्या है, हमको बना के रखना है एक डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो मेरा कुछ इस तरह दिखाई देगा फॉर दिस सम, ठीक है। तो ये डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जरा बना दो फटाफट, फिर हम लोग है ना सम स्टार्ट करते हैं। हो गया लाइन मार के, तो देखते हैं जरा अभी क्या क्या करना है। तो ये अभी अपना क्वेश्चन है, ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कर देते हैं लिखने का। तो पहला आइटम है परचेजेस, तो परचेजेस हम लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में 90,000, 60,000, 30,000, ठीक है। चलो, तो परचेजेस 90, 60, 30, तो यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट में टू परचेसेस 90,000, 60,000, 30,000 एंड इसका टोटल 1,80,000 आउटर कॉल। अरे ये क्या हो, एक मिनट, टू परचेसेस 90,000, 60,000, 30,000, 1,80,000। चलो नेक्स्ट आइटम क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट आइटम है सेल्स 1,60,000, 128, 64। तो सेल्स यहाँ क्रेडिट साइड में बाय सेल्स 1,60,000, 1,28,000, 64,000, तो आउटर कॉलम में आएगा इसका टोटल, दैट कम्स टू 3,52,000। नेक्स्ट आइटम है वेजेस 30, 24, 20। तो वेजेस हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे टू वेजेस 30,000, फिर 24,000, 20,000, दैट गिव्स मी 74,000। तो वेजेस भी मैंने डेबिट साइड में लिख दिया। नेक्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक 44, 32, 28। तो क्रेडिट साइड में लिख दो बाय क्लोजिंग स्टॉक 44, 32, 28, 44, 32, 28। तो क्लोजिंग स्टॉक 1,04,000 का क्लोजिंग स्टॉक आ गया मेरे पास। तो मेरा फर्स्ट 4 आइटम हो गया। नेक्स्ट है सैलरीज, जो मैं लिखूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में 13,7,9। तो एक 4-5 लाइन छोड़ के मैं लिखेगा टू सैलरीज 13,000, 7,000, 9,000, टोटल कम्स टू 29,000।
इधर तक समझ में आ रहा है क्या क्या हो रहा है? एनी डाउट? इधर तक कोई डाउट है? चलो आगे, नेक्स्ट है रेंट। अभी ये जो रेंट है, देख अभी मैं क्या कर रहा हूँ ना, जरा ध्यान से देखना अभी मैं क्या कर रहा हूँ। ये जो रेंट है, रेंट, ये रेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाएगा। 7,000 का रेंट है। ये 7,000 का रेंट मेरे को डिवाइड करना है 3:2:2 में, मतलब 3,000, 2,000, 2,000 आएगा। ठीक है, चेक करके देखो कितना आता है। तो ये जो रेंट है, ये मैं लिखूंगा इधर टू रेंट, एंड द टोटल वैल्यू ऑफ द रेंट इज 7,000 रुपीज। तो 3:2:2 में बांटने पर 3,000, 2,000, 2,000, क्या ये वैल्यू आ रहा है? 3,000, 2,000, 2,000, ये वैल्यू आ रहा है क्या? माइक ऑन करके बोलना, मेरे को समझेगा नहीं। ये वैल्यू आ रहा है 322। हाँ ओके, चलो आगे। तो ये रेंट अपना हो गया। नेक्स्ट है, तो रेंट 7,000 फिनिश, तो रेंट का काम हो गया। नेक्स्ट है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस किधर भी हम एलोकेट नहीं कर पा रहे, तो ये इंश्योरेंस हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये जो इंश्योरेंस है ये जाएगा मेरा जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ये सब में मैं जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बना रहा। नेक्स्ट, मोटर वैन एक्सपेंसेस। तो नीचे हम लोग को क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया है कि ये जो मोटर वैन का एक्सपेंस है, ये किस में बांटने बोल रहा है? ये बोल रहा है खाली BNC डिपार्टमेंट में ही बांटने का, और वो भी इक्वली बांटने का। तो ये जो मोटर वैन एक्सपेंस है 4,400, ये हम लोग सिर्फ B डिपार्टमेंट में 2,200 देंगे, एंड C डिपार्टमेंट में 2,200 देंगे। A डिपार्टमेंट को कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो सब में बोला हुआ। ठीक है, तो A डिपार्टमेंट के सामने कुछ नहीं। लिख मत, पहले ध्यान से देखो क्या हो रहा है। नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट है अपना 6,600 रुपया। ठीक है, ये मोटर वैन का था। एडवर्टाइजमेंट 6,600। अभी जरा मेरे को सोच के जवाब देना। एडवर्टाइजमेंट 6,600 रुपया, तो ये जो एडवर्टाइजमेंट है इसको मैं कौन से बेसिस पे बांटूंगा? कुछ आइडिया? एनी आइडिया? एडवर्टाइजमेंट कौन से बेसिस पे बटेगा? देखो, एडवर्टाइजमेंट का संबंध किसके साथ है? सेल्स के साथ। मतलब जितना ज्यादा मैं एडवर्टाइजमेंट करेगा उतना ज्यादा मेरा सेल्स होएगा। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट है ना, इसको मैं कौन से रेशो में बांटेगा? मन में सेल्स के रेशो में बांटेगा। तो अगर मैं तेरे को पूछूं कि सेल्स का रेशो क्या है, तो सेल्स का जो रेशो है वो है 1,60,000 इज टू 1,28,000 इज टू 64,000। तो इसको अगर मैं और सिंप्लीफाई करूं तो ये आता है 160, 128, 64। तो इसको मैं और सिंप्लीफाई अगर करता हूं तो ये सब, ठीक है, ये सब अपना 32 का टेबल में जाता है। ये 32 टू जा, ये 32 फोर जा, ये मेरे ख्याल से 32 फाइव जा। तो जो मेरा रेशियो है वो 5:4:2 आता है। समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ में आया तो थम्स अप। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? ये जो एडवर्टाइजमेंट है इसको मैं कौन से रेशो में बांटूंगा? इसको मैं सेल्स के रेशो में बांटूंगा, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स का संबंध रहता है। जितना ज्यादा एडवर्टाइजमेंट उतना ज्यादा मेरा सेल्स। तो एडवर्टाइजमेंट को मैं सेल्स में बांटूंगा। ये जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, ठीक है, ये भी किससे रिलेटेड है? सेल से ही रिलेटेड है। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस को भी मैं 5:4:2 में ही बांटूंगा। कैरेज इनवर्ड, ठीक है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड मतलब गुड्स लाने का खर्चा। तो गुड्स लाने का खर्चा मतलब इट इज परचेस रिलेटेड। तो ये जो कैरेज इनवर्ड है इसको मैं परचेस के रेशो में बांटूंगा। अभी परचेज का रेशो कैसे मिलेगा? परचेज का क्या वैल्यू है? 90,000, 60,000, 30,000, मतलब 9:6:3। इसको मैं और सिंप्लीफाई करूँ तो 3:2:1। तो ये है मेरा परचेज का रेशो 3:2:1। मतलब ये जो मेरा कैरेज इनवर्ड है इसको मैं परचेज के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। नेक्स्ट है डिस्काउंट रिसीव्ड। मुझे बताओ मेरे को डिस्काउंट कब मिलेगा? जब मैं कोई चीज जाके खरीदता हूँ, बराबर? अरे हाँ ना, मैं जब भी चीज खरीदेगा तभी तो मुझे डिस्काउंट मिलेगा। तो ये जो डिस्काउंट रिसीव्ड है, ये डिस्काउंट रिसीव्ड भी मैं परचेज के रेशो में ही बांटूंगा।
तो ये जो डिस्काउंट रिसीव्ड है, ये डिस्काउंट रिसीव्ड भी मैं परचेज के रेशियो में बांटेगा। बैड डेट्स किससे रिलेटेड है, बता सकते हैं? बैड डेट्स मतलब क्या? मैंने गुड्स बेचा और मेरा पैसा डुबा दिया, तो मतलब इट इज रिलेटेड टू सेल्स। तो ये जो बैड डेट्स भी है, ये मैं सेल्स के रेशियो में बांटूंगा। अकाउंटेंसी चार्जेस, क्या अकाउंटेंसी चार्जेस में परचेज या सेल में बांट सकता हूँ? कुछ संबंध है क्या अकाउंटेंसी चार्जेस का ये दो के साथ? नहीं, इसका कोई संबंध नहीं है। तो इसका कोई भी प्रॉपर एलोकेशन नहीं होएगा, मतलब ये जाएगा मेरा जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ये एंड ये। तो अगर ये मेरा जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है तो ये मेरा डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर नहीं आएगा, ठीक है? क्योंकि अकाउंटेंसी चार्जेस को मैं परचेज या सेल के हिसाब से नहीं बांट सकता, क्योंकि उसका कुछ संबंध ही नहीं है उनके साथ। नेक्स्ट, लास्ट वाला, कोशिश कर बता मेरे को क्या आना चाहिए। डिस्काउंट अलाउड मतलब जब हम गुड्स बेचते हैं उस टाइम पे हम डिस्काउंट देते हैं, तो ये जो डिस्काउंट रहेगा ये हम कौन से रेशो में बांटेंगे? परचेज के रेशो में बांट सकते हैं कि सेल्स के रेशो में बांटना चाहिए? बोल। सेल्स। परफेक्ट। तो ये हम लोग सेल्स के रेशो में इसको बांट देंगे, क्योंकि हम जब गुड्स बेचते हैं उसी टाइम पे हम डिस्काउंट अलाउ करते हैं, ठीक है? चलो अभी मैं कर रहा हूँ सब, पहले तुम लोग ध्यान से सुनो, उसके बाद तुम लोग सॉल्व करना। तो ये मोटर वैन खत्म हो गया, अभी आते हैं एडवर्टाइजमेंट पे। एडवर्टाइजमेंट है 6600, मेरे को ना कैलकुलेट करके बताना जरा क्या क्या आता है, ठीक है? तो एडवर्टाइजमेंट 6600, ये मेरे को बांटना है सेल्स के हिसाब से। तो सेल्स का रेशियो है 5:4:2। तो डिपार्टमेंट ए के लिए कैसे कैलकुलेट करेगा? 6600 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 11। परफेक्ट। पता मेरे को कितना आंसर आता है? 3000। 3000। चल नेक्स्ट वाला बोल, सेल्स रेशियो के हिसाब से क्या आना चाहिए? मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 11। हाँ, कितना आना चाहिए? 2400। 2400। नेक्स्ट वाला बोल, क्या आना चाहिए? मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 11, 1200। 1200। तो ये हो गया मेरा एडवर्टाइजमेंट का बांटने का काम। नेक्स्ट है ट्रैवलिंग एक्सपेंस। तो टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, एक सेकंड। तो ये जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, तो व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ ट्रैवलिंग एक्सपेंस? टोटल वैल्यू है 3300। तो 3300 में लिख दूंगा यहाँ पर। बताओ मेरे को कैसे करेगा? 3300 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 11 करके बता कितना आ रहा है? 3300 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 11। बोल कितना आ रहा है? सॉरी 1500। 1500। तो ये 1500। नेक्स्ट वाला बोल कितना आ रहा है? मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 11। 1200। 1200। एंड लास्ट वाला कितना आ रहा है? हाँ, लास्ट वाला मल्टीप्लाई बाय क्या है? अरे मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 11। 600। तो मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 11, तो यहाँ पर आएगा 600। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी मैंने बांट दिया। नेक्स्ट आइटम क्या है? नेक्स्ट आइटम देखते हैं हम लोग, कैरेज इनवर्ड। किधर लिखने का कैरेज इनवर्ड? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। टीडीआर। हाँ, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट में। तो कैरेज इनवर्ड हम लोग लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। तो इधर है ना मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट लोग, नीचे लिख डालते हैं, ठीक है? तो टू कैरेज इनवर्ड। तो कैरेज इनवर्ड का जो टोटल है वो टोटल है 12000। तो दिस 12000 जो कैरेज इनवर्ड इट विल बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ परचेज, दैट इज 3:2:1। तो पता कितना आ रहा है? 12000 3:2:1। 6000 4000 2000 आएगा। 3:2:1। तो 6000 4000 2000। तो कैरेज इनवर्ड हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट है डिस्काउंट रिसीव। तो डिस्काउंट रिसीव्ड इज माय इनकम। So if it is my income, I will write it on credit side. So by discount received
discount received, what is the total value of discount received? 3600. So 3600 will be divided in this ratio 5:4:2. पता कितना आता है? 3600 multiplied by 5 divided by 11 कितना आ रहा है? 3600 multiplied by 5 divided by 11. पॉइंट में आ रहा है क्या आंसर? हाँ, तो डिस्काउंट रिसीव्ड कौन से इसमें किया? ये वाले इसमें किया ना, तो रॉन्ग ही है वो। ये वाले इसमें नहीं करेंगे हम। क्यों नहीं करेंगे? डिस्काउंट रिसीव्ड किस में करने का? देख इधर लिखा हुआ है, किस में करने का है? अरे परचेस में। तो सेल का वैल्यू क्यों ले रहा है? तो सेल का वैल्यू नहीं लेने का, ध्यान। ठीक है, तो ये जो डिस्काउंट रिसीव्ड है ये मेरा 3:2:1 में आएगा। ठीक है, 3:2:1 मतलब डिवाइडेड बाय 6। तो 600 into 3 1800 1200 and 600, this will be the value। तो देख ये सब चीजों पे ध्यान रखने का थोड़ा, वरना ये सब चीजें मिस्टेक हो जाएगा। नेक्स्ट है बैड डेट्स। अभी बैड डेट्स किस में डिवाइड करेंगे हम? इधर बाजू में लिखा हुआ है सेल। तो बैड डेट्स का वैल्यू है मेरा 1100। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 2 बैड डेट्स। टोटल वैल्यू है 1100। अभी मुझे इसको बांटना है 5:4:2 में, मतलब इसका वैल्यू आएगा 500 400 एंड 200। क्योंकि डिवाइड बाय 11 होता है ना, तो 100 होएगा। 100 into 5 is 500, 100 into 4 is 400, 100 into 2 is 200। नेक्स्ट अकाउंटेंसी चार्जेस इसमें नहीं आएगा, बिकॉज हम लोग कोई भी इसमें इसको बराबर एलोकेट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड मतलब हमने डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट अलाउड। तो अगर हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो इसका मतलब हमने गुड्स बेचा होगा, तभी तो हम डिस्काउंट दे सकते हैं। तो गुड्स बेचा है मतलब हम लोग किस में उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। तो 5:4:2 मतलब इसका डबल, ऊपर वाले का ना जब डबल आएगा 1000 आएगा, यहाँ पर 800 आएगा, यहाँ पर 400 आएगा। क्योंकि अगर ये 1100 में इतना बांट रहे हैं तो 2200 में उसका डबल आएगा, क्योंकि डबल है। समझ में आया इधर तक जो हो रहा है? तो इसके साथ मेरा ये जो मेरे को टेबल एंड नीचे एडजस्टमेंट दिया हुआ है ये हो गया मेरा कंप्लीट। ठीक है, इतना कंप्लीट करो, कंप्लीट कर लो, बिना बिना कॉपी मारे कंप्लीट करने की कोशिश करो। ठीक है, चलो कंप्लीट करो। ये हो गया, तो अभी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? ये जो सम है इसको करना पड़ेगा टैली। ठीक है, तो पहले हम लोग ऊपर करते हैं, तो ये लाइन वाइन मारने का सब काम स्टार्ट कर देते हैं। एक सेकंड, मेरा कंप्यूटर को कुछ तो हो गया। ठीक है, चल एक डिपार्टमेंट है, डेबिट साइड है 1,26,000, क्रेडिट साइड है 2,04,000। तो यहाँ पर 2,04,000 2,04,000। तो यहाँ पर जो मुझे वैल्यू आएगा वो आएगा मेरा टू ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। तो क्या वैल्यू आएगा ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन का? 2,04,000 माइनस 1,26,000। 2,04,000 माइनस 1,26,000, दैट कम्स टू 78,000। अभी नेक्स्ट जो है, ठीक है, नेक्स्ट डिपार्टमेंट बी का बात करते हैं। तो डिपार्टमेंट बी में क्रेडिट साइड में टोटल है 1,60,000। तो 1,60,000 में यहाँ लिख दूंगा, वही टोटल यहाँ लिख दूंगा बिकॉज क्रेडिट साइड इज मोर। तो ये डेबिट साइड का जो टोटल है दैट इज 88,000। तो यहाँ पर 1,60,000 माइनस 88,000, दैट गिव्स मी 72,000। नेक्स्ट डिपार्टमेंट सी का बात करते हैं। तो डिपार्टमेंट सी का जो क्रेडिट साइड का टोटल इट इज 92,000 एंड यहाँ पर टोटल है 52,000। तो 92,000 में से 52,000 हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आना चाहिए 40,000। ठीक है, एंड ये जो लास्ट का यहाँ पर टोटल आएगा वो है इसका टोटल। तो ये तीनों को ऐड करेंगे तो हमको वैल्यू आता है 4,56,000। तो 4,56,000 हम यहाँ लिखेंगे, 4,56,000 हम यहाँ लिखेंगे। एंड ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है, ये ग्रॉस प्रॉफिट का जब हम टोटल मारेंगे तो हमको ये लास्ट कॉलम का ग्रॉस प्रॉफिट का टोटल आएगा 1,90,000। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है यहाँ पर, इसको हम कहाँ लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय ग्रॉस
प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, एंड ये जो वैल्यू है ये सब यहाँ लिखते जाएंगे 78,000, 72,000, 40,000 एंड 1,90,000। ठीक है, एकदम सिंपल सा चीज है। अभी ये ग्रॉस प्रॉफिट हमको मिल चुका है, अभी हमारे है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग ढूंढेंगे कि क्या हमारे बिजनेस में हमको नेट प्रॉफिट हो रहा है कि हमको नेट लॉस हो रहा है। ठीक है, तो लेट्स कैलकुलेट। चल तू भी कैलकुलेट कर फटाफट। यहाँ पर है 79,800, यहाँ पर कम है तो 79,800, 79,800, तो यहाँ पर मुझे मिलेगा टू नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन। तो 79,800 माइनस 22,000, दैट कम्स टू 57,800। नेक्स्ट यहाँ पर टोटल आता है 73,200, तो 73,200 यहाँ पर टोटल आता है 16,000, तो 73,200 माइनस 16,000 gives me 57,200। नेक्स्ट 40,600, 40,600 इधर, यहाँ का टोटल आता है हमारा 15,600। तो 4600 में से 15,600 को कर दो माइनस, दैट गिव्स मी 25,000। एंड ये जो लास्ट कॉलम है ये इसका समेशन है, ये इसका समेशन है, दैट कम्स टू 1,93,600। एंड यहाँ पर भी इट विल बी सेम 1,93,600, एंड यह इसका समेशन आएगा, दैट कम्स टू 1,40,000। विद दिस मेरा ये वाला सम कम्स टू एन एंड। ये वेरी सिंपल सम, कंप्लीट कर। ये इन केस ऑफ एनी डाउट पूछ लेना, कुछ भी डाउट रहेगा पूछ। वो सम हो गया, तो एक सम अभी मैं स्क्रीन पे डाल रहा हूँ, मैं समझाता हूँ एंड बाद में सॉल्व तुम लोग मेरे को करके देगा। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 19, फॉलोइंग फिगर्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ जिग्ना स्टोर्स हैविंग 3 डिपार्टमेंट A, B एंड C। ओपनिंग स्टॉक है, चल बोलते जा, ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा? TDR, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। फिर परचेजेस कहाँ जाएगा? TDR, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। सेल्स TCR, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। फिर रिटर्न इनवर्ड, TDR, रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या होता है? रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न। ठीक है, तो ये होगा लेस फ्रॉम सेल। sales, रिटर्न आउटवर्ड, less from purchase, लेस फ्रॉम परचेसेस। नेक्स्ट वेजेस, TDR, ट्रेडिंग डेबिट। क्लोजिंग स्टॉक, TCR, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट। सैलरीज, TDR, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। फिर उसके बाद नीचे हमको कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया हुआ है, रेंट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, ऑफिस एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। लेकिन इसको अभी कैसे बांटेंगे? तो बांटने के लिए लोग ने इधर बोला इनडायरेक्ट एक्सपेंस टू बी एलोकेटेड इन द रेशियो, excuse me, 3:4:5 among the 3 डिपार्टमेंट्स। बोलते हैं ये जो भी है इसको तुम लोग 3:4:5 में बांट दो। सिंपल। तो इसका मतलब डिपार्टमेंट ए में बांटेंगे अगर हम लोग ये रेंट, तो हम लोग कैसे बांटेंगे? 18,000 मल्टीप्लाई बाय, बोल बोल, 18,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12, परफेक्ट। ठीक है, 18,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 12। वैसे बी के लिए 18,000 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 12, ऐसा सबका करना है तेरे को। ठीक है, अभी इसमें सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सर ये जो परचेज है नीचे रिटर्न भी है, सेल्स है नीचे रिटर्न भी है, तो हमको लिखना कैसे है? हम लोग जब लिखेंगे ना बुक में, तो हम लोग हमेशा नेट परचेसेस लिखेंगे। नेट परचेसेस का मतलब क्या होता है? नेट परचेसेस का मतलब होता है परचेसेस माइनस रिटर्न। तो जब मैं अपना डिपार्टमेंटल अकाउंट में 2 परचेसेस लिखूंगा, तो मैं 2 परचेसेस में क्या लिखूंगा? मन में ये माइनस ये करके लिखूंगा। मतलब जब मैं लिखूंगा डिपार्टमेंटल अकाउंट में, देखो ये डिपार्टमेंटल अकाउंट में यहाँ पर जब मैं लिखेगा ना 2 परचेसेस ये वाले कॉलम में, उसके पहले ना मैं बाकी सब एक बार डिलीट कर देता।
तो ये कॉलम में जब मैं यहाँ पर परचेसेस लिखेगा तो मेरा परचेसेस का वैल्यू कैसे आएगा मैं तेरे को बताता हूँ, ठीक है। जस्ट ये एक पार्ट बता देता हूँ। तो 2 लाख में से 5,000 माइनस करो, 2 लाख में से 5,000 माइनस, तो यहाँ पर आएगा 1,95,000। सिमिलरली बी में 3,50,000 में से 5,000 माइनस, तो यहाँ पर आएगा 3,45,000। सिमिलरली सी में 2,40,000 में से 10,000 माइनस, तो यहाँ पर आंसर आएगा 2,30,000 एंड यहाँ पर आएगा उसका टोटल। डायरेक्ट समझा क्या? ये मालूम पड़ेगा क्या बोल रहा हूँ मैं? डायरेक्ट करता है। हाँ, खाली ये जो परचेजेस है ना, यहाँ पर हमेशा हम लोग क्या लिखेंगे, नेट परचेज माइनस करने का। सिमिलरली इधर जो सेल्स है, ये सेल्स भी कैसा रहेगा, नेट सेल्स रहेगा। नेट सेल्स मतलब सेल्स में से ना सेल्स रिटर्न माइनस करने का। तो देख ये दो आइटम आगे पीछे ही है। अभी सेल्स कितना है, 3 लाख का सेल्स है, उसमें से 10,000 रिटर्न माइनस कर दे तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 2,90,000। फिर नेक्स्ट 3,50,000 में से 15,000 माइनस कर दे तो कितना बचेगा, 3,35,000। फिर नेक्स्ट 375 में से 15,000 माइनस कर दे तो कितना बचेगा, 3,60,000 एंड यहाँ पर आएगा इसका टोटल। मतलब जब हम सेल्स भी लिखेंगे तो हम लोग सेल्स क्या लिखेंगे, इट विल ऑलवेज बी नेट सेल्स। समझ में आया क्या ये क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस? मतलब जब भी रिटर्न रहेगा ना तो हम लोग माइनस करके एडजस्ट करके लिखना पड़ेगा, बस यही है। बाकी एकदम सिंपल है, जो तो आराम से कर सकता है, ठीक है। तो ये मैं क्वेश्चन तेरे स्क्रीन पे डाल देता हूँ। ये सम मेरे को सॉल्व करके खत्म होने के बाद मेरे को बताना कि इसका आंसर कितना आया, ठीक है। प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है एंड मेरे को बताना। तब तक मैं देखो 15-20 मिनट का टाइम देता हूँ, आराम से लाइन मार एंड स्टार्ट सॉल्व।